हेलो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं प्री बोर्ड का सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट की मैंने आपको वीडियो भेज दी थी। उसके अंदर हमने काफ़ी कुछ क्वेश्चन कवर कर लिए थे, 1 नंबर वाले। मैं आपको फिर भी बता देती हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड इससे पहले वाली वीडियो में हमने कवर किया है। फोर्थ भी मैंने आपको समझा दिया था, फिफ्थ क्वेश्चन भी हम समझा चुके हैं, सिक्स क्वेश्चन बात कर चुके हैं, सेवेंथ की भी हमने बात कर ली थी बेटा, नाइन्थ तक हम समझा चुके। 10th क्वेश्चन के अंदर था वृक्क के अंदर क्या होते हैं बेटा। इसके अंदर कई बच्चों ने बहुत मिस्टेक की। कुछ बच्चों ने क्या किया, वृक्क की संरचनात्मक इकाई हमें बतानी थी बेटा, मतलब वृक्क में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से वो कार्य करता है। तो वृक्क बच्चे वहाँ पर किडनी बनाए आए हैं। ठीक है, कुछ बच्चे वहाँ पर एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन तंत्र बनाए आए हैं, कुछ इस तरह से। बेटा हमें उत्सर्जन तंत्र इसमें नहीं बनाना है, जबकि इसके अंदर हमें वृक्काणु बनाना है। ये जो किडनी है, ये यहाँ जो आपको दिखाई दे रही है, ये जो किडनियाँ होती हैं बेटा, ये वृक्क होते हैं। इन वृक्क के अंदर छोटी छोटी इकाइयों से ये बना है, उस इकाई का नाम पूछा है। तो वृक्क में क्या होता है, वृक्क के ही नाम से निकलने वाली है वृक्काणु। वृक्क किसका बना हुआ है, ये वृक्काणु का। तो अगर ये पूछा जाए वृक्क की इकाई क्या है, तो आप लोग इसका आंसर वृक्काणु लिखकर आएंगे। ठीक है, वृक्काणु जो आपको मैंने पहले भी वीडियो में सिखाया हुआ है, ये क्या होता है, वृक्काणु कुछ इस तरह का होता है। इसमें केशिका गुच्छ होती है, इसके अंदर रक्त वाहिनी होती हैं, यहाँ से रक्त आ रहा है, वो छन रहा है, और इस छन्नी सी में, इस कैप्सूल में, जिसे बोमन संपुट बोलते हैं, इस कैप्सूल में इकट्ठा हो रहा है कटोरी सी में। उसके बाद ये छन कर दोबारा से किसके अंदर मिल जाता है, हाँ, इसके पास से कुछ रक्त वाहिनी जा रही है, इस पाइप में से वो पोषक तत्व और जल ले लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। अब जो चीज़ें हमारे शरीर को नहीं चाहिए, जैसे कि यूरिया, वो शरीर से बाहर, अमोनिया और यूरिया यहाँ से बाहर आता है। ये क्या है, ये मूत्र वाहिनी है, ये वाली। ठीक है, तो वृक्क के अंदर क्या होता है, वृक्काणु होती है उसकी इकाई। यही पूछा है कि उसके अंदर क्या है, कार्य करने वाली इकाई। तो कार्य करने वाली इकाई है वृक्काणु, जिसे इंग्लिश में नेफ्रॉन कहते हैं। हिंदी में तो नाम लिखना बहुत ही आसान है, वृक्क आपको दे रखा है, उसके पीछे, वृक्क के पीछे क्या लगाना है बेटा, आणु, आ का डंडा और णु। रुधिर के उस घटक का नाम बताइए जो चोट लगने की स्थिति में रुधिर का थक्का बनने में सहायक होती है। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्लासेंटा, है ना, वो प्लेटलेट्स। तो यहाँ पर आपको प्लेटलेट्स लिख के आना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी प्लेटलेट्स कहते हैं और हिंदी में भी प्लेटलेट्स ही कहते हैं। वास्तव में रुधिर के बेटा कितने घटक होते हैं, रुधिर के घटक का नाम होता है सबसे पहले प्लाज्मा। अब अगर आज इसमें ये क्वेश्चन आ गया तो ये भी पूछ सकते हैं, रुधिर का वो घटक बताइए जिसकी वजह से रुधिर तरल है, बहता हुआ होता है ना, तो वो है प्लाज्मा। उस प्लाज्मा के अंदर रुधिर का दूसरा घटक मिलता है RBC, लाल श्वेत, लाल रंग की क्या होती हैं, ये रक्त कोशिकाएं होती हैं। फिर है WBC, और लास्ट कौन है, लास्ट है आपकी प्लेटलेट्स, जिसकी वजह से खून का थक्का जम जाता है। पौधे में उस प्रक्रिया का नाम बताइए जहां जल वाष्प के रूप में जल का ह्रास होता है। अब यहाँ पर मैंने बेटा पेपर आपके चेक किए और मुझे ये पता लगा कि बच्चों को यहाँ ये क्लियर नहीं है कि प्रोसेस क्या पूछा गया है। बच्चों ने ये लिख के आए हैं कि पौधे जो हैं वो स्टोमेटा के द्वारा, है ना, स्टोमेटा के द्वारा, ये पत्तियों के अंदर स्टोमेटा है, उसके द्वारा पानी का ह्रास करते हैं, पानी इसमें से उड़ जाता है। लेकिन इसने ये नहीं पूछा कि पानी कैसे उड़ता है ना, उस प्रक्रिया का नाम पूछा है। तो ये जो पानी उड़ने की प्रक्रिया है, इसमें से भाप बन के बाहर जा रहा है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ये तो स्टोमेटा, ये आपने सही बताई, ये स्टोमेटा है। लेकिन प्रक्रिया पूछी थी बेटा, उस अंग का नाम नहीं पूछा जहाँ ये हो रहा है पानी का ह्रास, पानी की कमी कहाँ पर हो रही है, पानी कहाँ से उड़ रहा है, उस प्रक्रिया का नाम है वाष्पोत्सर्जन।
ये कुछ क्वेश्चन वैसे मैंने पीछे आपको करा दिए थे, फिर भी मुझे ऐसा लगा कि कुछ बच्चों को अभी भी समझ नहीं आया है, तो उनके लिए मैं ये 3 क्वेश्चन मैंने दोबारा रिपीट कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा 12वां, हरे पौधे को उत्पादक क्यों कहा जाता है। अब क्या हुआ, जिन बच्चों को ये याद नहीं था, है ना, उन्हें आहार श्रृंखला वाला क्वेश्चन याद था। तो पहले हम इसी को बात करते हैं जरा, हरे पौधे को उत्पादक क्यों कहा जाता है। कोई भी आहार श्रृंखला जब स्टार्ट होती है उसमें पहले उत्पादक होते हैं, उनको खाने वाले उपभोक्ता होते हैं। पहला उपभोक्ता, उसको भी कोई खा जाए तो वो दूसरा उपभोक्ता है, यही होता है ना। अब हमेशा ये उत्पादक के नाम पर यहाँ पर हमेशा हरे पौधे ही से ही शुरू होती है कोई आहार श्रृंखला। तो वो कह रहा है ऐसा क्यों। कारण सिंपल है बेटा, हरे पौधे अपना खाना खुद बना रहे हैं, इसीलिए हर एक आहार श्रृंखला कहाँ से शुरू होती है, उत्पादक हरे पौधों से ही शुरू होती है। मतलब आहार श्रृंखला जब हम शुरू करेंगे तो यहाँ लिखेंगे पौधे, पौधे को खाया खरगोश ने, खरगोश को खाया शेर ने, या कुछ भी हो सकता है आगे आगे, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है, हरे पौधों से। ये कारण पूछ रहा है क्यों हमेशा उत्पादक हरे पौधे ही क्यों होते हैं, क्योंकि हरे पौधे ही अपना खाना खुद बनाते हैं और सब तो हरे पौधों से ही खाना ले रहे हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो, प्रत्यक्ष रूप से ले रहे हो, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से ले रहे हो, चाहे मांस खा के ले रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन था बेटा, वसा का पाचन कहाँ होता है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए। बच्चों ने कहा लिखा है यहाँ पर, जो पेपर चेक करने के बाद बेटा मुझे पता लगी, तो बच्चों ने क्या लिखा, उन्होंने लिखा हुआ है कि वसा का पाचन, कई बच्चों ने लिखा है किस में हो रहा है, हमारी आहार नाल के यकृत में हो रहा है। देखिए बेटा, आहार नाल में यकृत, तो आहार नाल है क्या, आहार नाल एक पाइप है, ठीक है। ये पाइप एक जगह से फूल गया, इस पाइप का ही हिस्सा हो गया ये अमाशय। इस पाइप के अंदर एक ग्रंथि जुड़ी, ये ग्रंथि है, ये इसका पार्ट नहीं है, ये खुद आहार नाल नहीं है, जबकि इसमें ये कुछ जुड़ गया है। इस जुड़े हुए हिस्से का नाम है यकृत। ये तो अलग से एक ग्रंथि, एक गांठ सी है जो कि कुछ स्राव कर रही है, ठीक है। बात ये है, अमाशय के बाद यहाँ से ही शुरू हो गई थी हमारी शुद्रांत। तो भोजन का पाचन शुद्रांत में होता है, इसीलिए हमें आंसर लिखना है कौन सा भला, शुद्रांत ही इसका आंसर आएगा बेटा। तो भोजन का पाचन कहाँ पर होगा, शुद्रांत में होगा। वसा का भी पाचन शुद्रांत में ही होगा। साथ में लिखना चाहते तो शुद्रांत में लीवर की सहायता से होता है, ये लिख सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके अंदर आपको, भाई इसमें भी बड़ा ही मुश्किल बना दिया है इस क्वेश्चन को, आप लोगों ने क्यों बनाया ये नहीं पता मुझे। ये जो क्वेश्चन था बहुत आसान था बेटा, 1 नंबर का था। इस क्वेश्चन में आपको आंसर या तो स्मॉल ए या स्मॉल बी या स्मॉल सी या स्मॉल डी में देना है, ठीक है। ध्यान क्या रखना है, कब ए लिखेंगे, जब 2 लाइनें जो हमें दे रखी हैं ए और आर वाली दोनों ही सही हो और दोनों आपस में रिलेट करती हूँ। अगर दोनों सही हैं लेकिन आपस में रिलेट नहीं करती हैं तब आंसर बी, और यदि ए सही है और बी गलत है, ए सही है और आर गलत है तो सी, ए गलत और आर सही है तो डी आंसर देना है। आसान था बेटा, लेकिन कई बच्चों ने क्या किया वो बताती हूँ। वो खाली क्वेश्चन लिखा है, लाइक ये 2 स्टेटमेंट उन्होंने 2 वाक्य लिख दिया और आंसर कुछ भी नहीं लिख कर आए, तो उन्हें कोई नंबर नहीं मिले। अब देखिए, सामान्य पारितंत्र के निचले पोषी स्तरों पे जीवों की संख्या अधिक होती है। ये कह रहा है कोई भी पारितंत्र है उसके निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है, नीचे नीचे ज़्यादा होती है, बाद में कम होती जाती है। जैसे खरगोश बहुत सारे हैं, खरगोश को खाने वाले शेर कम है, सच्चाई है। चलिए अब ये कहता है, कारण दे रखा है क्योंकि
उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की मात्रा बढ़ती रहती है, तो गलत हो गया। जैसे जैसे स्तर बढ़ेंगे ऊर्जा की मात्रा तो कम होती जाती है। तो इसका मतलब आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा? आंसर यहाँ ए तो हो नहीं सकता क्योंकि ये दोनों सही होनी चाहिए थी। ये वाला जबकि स्टेटमेंट हमें गलत दिख रही है, तो आंसर बी भी नहीं हो सकता, है ना। दोनों सही नहीं है स्टेटमेंट, तो आंसर इज सी। तो आपको आंसर के लिए यहाँ क्वेश्चन आपने अगर लिख दिया है तो आंसर डालकर आपको डालना था सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा अभी कुछ, हाँ जी, ये बच्चों ने पूछा अभी कि क्वेश्चन रह गया था यहाँ पर, आहार श्रृंखला में पोषी स्तर सीमित क्यों होते हैं। आपको पता है आहार श्रृंखला जब बनती है तो जैसे अभी मैंने एक उदाहरण लिया था, हरे पौधे लिए, उनको खाया खरगोश ने, मैंने ये बोला, और खरगोश को खाया शेर ने, यही बोला ना बेटा। ओके, अगर ये ऐसे बनी तो 1 2 3 3 पोषी स्तर बने इसके अंदर। अच्छा, तो ये कह रहा है आहार श्रृंखला में पोषी स्तर सीमित ही क्यों होते हैं। इसका कारण क्या होता है बेटा, यहाँ से 10% इसकी एनर्जी कम हो जाती है, इसकी ऊर्जा 10% कम हो गई, इससे अगले में इसकी ऊर्जा और 10% कम हो गई। सोचो अगर इसके पास 100 थी तो इसके पास 10 ही गई, और इसके पास एक ही ऊर्जा गई, 1 किलो जूल, 100 किलो जूल थी मान लो, यहाँ पे 10 किलो जूल ही गई, और अगले वाले के पास तो 1 0 और कम, 1 ही किलो जूल आगे गई। बात आई समझ? तो इसको खाने वाले के पास तो कोई भी ऊर्जा जाएगी ही नहीं, ठीक है, जबकि उसकी खुद की ऊर्जा लग जाएगी उस खाने को पचाने में। इसीलिए पोषी स्तर की मात्रा लिमिटेड होती है। तो कारण लिखेंगे क्योंकि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने पर ऊर्जा की मात्रा कम हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। जनन कोशिका, जनन कोशिका में जीन की 2 प्रतियों से जीन का एक सेट बनता है। बिल्कुल सही, जीन का एक सेट 2 क्रोमोसोम से ही बनता है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जनन कोशिका जीन की 2 प्रतियों से जीन का एक सेट बनाती है बेटा, मतलब 2 क्रोमोसोम्स मिलकर एक सेट बनाते हैं। कारण दिया हुआ है क्योंकि पैतृक या मात्रक गुणसूत्र के प्रत्येक जोड़े का केवल एक गुणसूत्र ही प्रत्येक जनन कोशिका में आता है। बिल्कुल बात सही कही हुई है बेटा। जनन कोशिका जो होती है उसके अंदर जीन की 2 प्रतिकृति बनती है, ठीक है, और इनसे जीन का एक सेट तैयार होता है। वास्तव में हमारे शरीर के अंदर बेटा 23 जोड़े क्रोमोसोम्स के होते हैं, 23 जोड़े होते हैं वो, ठीक है। एक जोड़े में 2 जीन्स होते हैं, वही ये बात कर रहा है, 2 जीन। एक कहाँ से मिलता है, एक माँ से गुणसूत्र आता है और एक पिता से, पैतृक और मात्रक गुणसूत्र से बनता है। तो आंसर इसका आएगा ए। इसका उत्तर क्या लिखा जाएगा, ए, फर्स्ट का आंसर। सेकंड पढ़ के देखते हैं मेंडल के प्रयोग में। मेंडल कौन था? मेंडल वो व्यक्ति था जिसने सबसे पहले कोशिश की थी ये बताने के लिए कि अगला पैदा होने वाला लिंग या अगली पीढ़ी में जो संतान पैदा होगी वो कैसी होगी। उसने किसका प्रयोग किया था बेटा? उसने मटर के पौधे का प्रयोग किया था अपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए। तो उसने ये कैसे बनाया था? उसने एक लंबा पौधा लिया था, एक छोटा बोना पौधा लिया था, और दोनों का आपस में क्या कराया था, दोनों को आपस में मिला दिया था। जब उसने मिलाया तो उसने क्या पाया कि अलग अलग इनके जोड़े बनाए। ऐसे जोड़े बनाता गया, इस वाले टी से भी 2 जोड़े, तो उसने क्या देखा था कि सारे ही पौधों के अंदर एक बड़ा टी आ रहा है। एक बड़ा टी मतलब उसकी जो F1 की पीढ़ी थी वो सारी ही लंबे पौधों की पैदा हुई थी। उसने ये लिखा है मेंडल के प्रयोग में F1 पीढ़ी में पौधों में केवल लंबाई का गुण दिखाई दिया था। बिल्कुल बात सही कही इसने, केवल लंबाई का गुण दिखाई दिया। कारण क्योंकि कैपिटल टी एक प्रति पौधे को लंबा बनाने के लिए पर्याप्त है। बिल्कुल सही बात इसने कही है, क्योंकि कैपिटल टी ही एक ऐसी चीज़ थी उसके अंदर जिसकी वजह से सारे के सारे पौधे लंबे बने थे। तो इसका आंसर क्या लिख के आएंगे? इसका भी आंसर आप ए ही लिखेंगे।
ठीक है, तो दोनों पार्ट्स में इसके 2 पार्ट्स दिए हुए थे बेटा, दोनों ही पार्ट्स में किसी एक का उत्तर हमें देना था 15वें में से। दोनों का ही आंसर आपका क्या आ रहा था, ए ही आ रहा था। पहले के लिए भी ए आंसर आ रहा था और दूसरे के लिए भी ए आंसर आ रहा था, कोई भी एक आप करके आ सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16वां क्वेश्चन। इसके अंदर एक रिएक्शन दी है बेटा, इस अभिक्रिया को लिखा हुआ है। इसमें Na2SO4 लिया, फिर उसमें BaCl2 डाला, BSO4 बना और NaCl बना। नाम आप सबको पता है, पहला सोडियम सल्फेट है, दूसरा बेरियम क्लोराइड है। अब जो बना वो बेरियम सल्फेट बना और सोडियम क्लोराइड बना। उसके बाद ये कह रहा है ये अवक्षेप प्रक्रिया का एक उदाहरण है। इसमें अवक्षेप बनते हैं, याद है सबको, हाँ, सफ़ेद रंग के बनेंगे क्योंकि बेरियम इसमें मिक्स है। तो ये जो बना ये बेरियम सल्फेट सफ़ेद रंग का अवक्षेप है। अगला इसका कारण देता है क्योंकि अवक्षेप एक घुलनशील पदार्थ है, ये गलत है। अगर ये घुल ही जाता तो ये अवक्षेप नहीं बनता, घुला हुआ हमें अलग से कहाँ से दिखाई देता। अगर कोई चीज़ अवक्षेप बना रही है इसका मतलब उसमें कुछ ऐसी चीज़ बन रही है, मतलब अवक्षेप बन रहा है। जैसे मैंने आपको वीडियो भी भेजी थी बेटा, मान लो बीकर है, बीकर के अंदर ये मैंने दोनों चीज़ों को मिला दिया। जैसे ही मिलाया इसमें कुछ ऐसे सफ़ेद रंग का अवक्षेप बन गया। ये जो सफ़ेद रंग का अवक्षेप बना ये पानी में नहीं घुलता, ये पानी के ऊपर आ गया। देखो ये नीचे पानी सा है ना, ये घुलता ही नहीं है। ठीक है, पानी या जो भी सॉल्यूशन है वो नीचे ही है और ये ऊपर इकट्ठा हो गया, तभी इसको हमने क्या बोला, अवक्षेप बोला। तो अवक्षेप घुलनशील है, ये लिखना गलत है, ये तो अघुलनशील है। तो पहला लाइन बिल्कुल सही है इसकी, ये रिएक्शन बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरी बात जो इसने लिखी ये गलत लिखी है। तो आंसर क्या लिख के आओगे, पहला सही दूसरा गलत, तो ये है सी आंसर। अगला देखेंगे अब 17वें क्वेश्चन से मैं आपको एक 5 क्वेश्चन इसके दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें क्या है अब वो देखते हैं। आवर्त बीजी के जननांग पुष्प में अव्यवस्थित होते हैं। पुष्प के विभिन्न भाग बाह्य दल, पुंकेसर और स्त्री केसर है, सबको पता है। स्त्री केसर एवं पुंकेसर पुष्प के जनन भाग है जिनमें जनन कोशिका होती है। जब पुष्प में पुंकेसर या स्त्री केसर में से कोई एक उपस्थित होता है तो ऐसे पुष्प को एकलिंगी कहते हैं। जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। ओके, ठीक है, उभयलिंगी, दो लिंगी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, उभयलिंगी बोलते हैं। अगर एक होता है तो एक लिंगी बोल दिया। पुंकेसर नर जननांग है जो पराग कण बनाते हैं। स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में अवस्थित होते हैं। स्त्री केसर, ठीक है, यह है पुष्प का मादा जननांग है। आ गया समझ। बना दूं एक पुष्प, जरा ध्यान से देखेंगे कि पुष्प तो इसने दे ही रखा है अच्छे से, ये दे दिया इसने पुष्प। तो पहले तो आप मुझे बताइए आपको कौन कौन से भाग इसमें याद हैं। ये बाहर तो इसकी पंखुड़ियां हमें दिखाई दे रही हैं, ठीक है, ओके, दूसरा कलर मैं यूज़ कर लेती हूँ। इसके अंदर यहाँ वाले ये जो भाग है, ये जो अलग से दिख रहा है बेटा, ये कौन सा भाग है, इसे बोलते हैं पुंकेसर। दोनों साइड इसके पुंकेसर है और पुंकेसर के भी हमने देखे 2 भाग हैं। एक ऊपर का भाग है जिसका नाम दिया इसने, ये जो भाग हमें दिख रहा है, और एक इसकी ये डंडी सी है। इस डंडी को तो बोलते हैं बेटा तंतु, और जो ये ऊपर वाला भाग है ये वाला, इसको क्या बोला जाता है, ये ऊपर वाले भाग को बोलते हैं परागकोश। इसमें पराग कण भरे हुए हैं, परागकोश, ठीक है। अच्छा, अब आगे थोड़ी जगह कम होने की वजह से मैं थोड़ा रब कर देती हूँ बेटा। ओके, आगे देखेंगे अब ज़रा, यहाँ बीच वाले भाग को देखते हैं। हम दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं, मान लो वी आर यूजिंग ग्रीन नाउ। ओके, ये है हमारे पास ये वाला भाग, इसमें बीच वाला भाग, यहाँ ऊपर कुछ अलग से है, ये ट्यूब सी है
और ये यहाँ पे गोला सा है, ये है स्त्री केसर। इसको बोलते हैं अंडाशय। ये जो इसकी डंडी होती है जैसे उसकी तंतु थी, इसका नाम है वर्तिका। और ये जो है ये है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। बस ये आपका स्त्री केसर है फूल के भाग का। ठीक है, चलिए अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर देंगे। पुष्प एकलिंगी होता है यदि इसमें क्या हो, या तो पुंकेसर हो या फिर स्त्री केसर हो। तो केवल पुंकेसर हो नहीं, केवल स्त्री केसर हो नहीं, पुंकेसर अथवा स्त्री केसर। अगर हम अथवा शब्द लगाते हैं ना बेटा तो उन दोनों में से एक होगा। बच्चों ने आंसर में क्या लिखा है, पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों नहीं होंगे ना, एक ही होगा। एवं तो हो गए दोनों, तो यहाँ अथवा वाला आना था, मतलब आंसर लिखना था सिर्फ सी पार्ट। तो आपको कैसे लिखना है, फर्स्ट का सी ऐसे लिख के आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। किसी पुष्प में दृष्टिगत विभिन्न जनन की अवस्थाएं क्या होंगी। जनन जब होता है तब क्या होता है बेटा, यहाँ से हम इसी की प्रक्रिया जरा देख लें। ये देखिए पुष्प के अंदर सब कुछ, देखो कितना अच्छा पेपर बनाया था इन्होंने, सब कुछ आपको बताया हुआ है। फिर भी कुछ बच्चों ने समझ नहीं पाए, मुझे ये बात समझ नहीं आई कारण क्या रहा। आंसर तक इन्होंने बहुत सारे खुद ही दे दिए हैं इसके अंदर। देखो जब ये मिलते हैं वास्तव में क्या होता है, यहाँ पर हमें पता है क्या है इसके, हाँ पुंकेसर है, यहाँ पे पराग भरे हुए हैं, पराग कण ये उड़ के यहाँ पे आ गया वर्तिकाग्र पे, और यहाँ से धीरे धीरे उसकी क्या पोलन ट्यूब निकलनी शुरू हो गई, एक नलिका निकली। इस नलिका के सहारे ये नीचे आया कौन, पराग का कण। तो पराग कण जो वास्तव में एक युग्मनज है, कौन है ये, युग्मनज। दो युग्मनज जब मिलेंगे, यहाँ पर क्या है बीजाणु बैठे हैं, इनके साथ जब मिलेगा तब बनेगा युग्मक। क्या बनेगा, युग्मक। और जब युग्मक बनेगा तो धीरे धीरे इसमें वृद्धि होगी, विभाजन होगा और ये बन जाएगा भ्रूण। और जब भ्रूण बन जाएगा उसके बाद फूटना शुरू होगा नया पौधा, मतलब अंकुर। तो आंसर कौन सा लिखना था आपको, पहले युग्मक, फिर युग्मनज, फिर भ्रूण और आखिरी में आना है यहाँ पे अंकुर। तो आंसर आ गया सी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये स्त्री केसर का अनुप्रास्थ काट है। ठीक है, अब इसने पूछा है निषेचन से पहले नर और मादा कहाँ होंगे। तो नर कहाँ पर है, निषेचन से पहले नर और मादा निषेचन से पहले कहाँ होंगे। नर तो होगा आपका बेटा ए पर बैठा हुआ और मादा होगी डी पे बैठी हुई। ठीक है, अगर जस्ट पहले ही पूछा हुआ है निषेचन से, बिल्कुल जस्ट पहले की बात की हुई है, निषेचन तब होगा जब दोनों मिलेंगे। तो आंसर ये आना था आपके पास, नर का पहले देना है ई भाग और मादा का बाद में देना है डी भाग। ठीक है, निषेचन से पहले। अगला क्वेश्चन देखिए, आप दिए गए ए और बी की तुलना करिए और पुष्प के और मादा जनन अंग के किन भागों में निषेचन क्रिया होती है। तो पुष्प के किस भाग में हुई बेटा, पहला पुष्प दे रखा है तो आंसर में लिखेंगे हम अंडाशय में, इसके अंदर जनन की प्रक्रिया होती है। और मादा में कहाँ पर दोनों चीज़ मिलती हैं बेटा, दोनों युग्मक कहाँ मिलते हैं, ये दोनों मिलते हैं यहाँ अंडवाहिनी में। तो आंसर ए आ जाएगा बेटा इसका, अंडाशय और अंडवाहिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, PQRS है। अच्छा तो पी क्या है, पी तो मेरे को दिखाई दे रहा है, ये तो पराग कोश है। ओके, क्यू क्या है, क्यू नीचे दे रखा है बाह्य दल है। ओके, और आर क्या है बेटा, आर यहाँ पे अंडाशय दिया हुआ है और एस क्या दिया हुआ है, यहाँ पर वर्तिका दिया हुआ है। तो देख लेते हैं, वर्तिकाग्र दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है पी पर इसने नाम दिया है
पी का जो भाग है दोनों के लिए दिया है इसने, तो इसका मतलब पी तो हो गया आपके पास पुंकेसर, क्योंकि और कोई पराग कोश तो इसने अलग से लिखा नहीं है, तो ये आ गया पुंकेसर। क्यू जो है बाह्य दल है। उसके बाद उसने पूछा था आर जो है अंडाशय है, और एस पूछा है तो वर्तिकाग्र। आंसर इज बी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बाद में अगली वीडियो में कराती हूँ। वीडियो क्योंकि 25 मिनट्स की हो गई है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मैं अगली वीडियो में लेती हूँ। इसे अच्छे से समझिए। कुछ नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एक बार नहीं आता दोबारा देख लो। देखना है, समझना है, क्योंकि प्री बोर्ड का पेपर अच्छे से करना है। बोर्ड में इसमें से क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। प्रैक्टिस पेपर भी 1 बाय 1 ऐसे ही वीडियो बना के डाल दूंगी, तो सभी बच्चे उसे भी अच्छे से देखेंगे। ओके बच्चों।